हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आज हम लोग बात करेंगे सी टेट जूनियर पेपर में आने वाली साइंस के बारे में। जो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और हाँ, साइंस के पेपर में नंबर इजीली आ जाते हैं अगर आप लोग हमारी वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे तो जैसे कि आज हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखें अपना, तो वो है कि अमीबा के पादाब किस में सहायता करते हैं। देखो, अमीबा के जो पादाब होते हैं ना, जिन्हें सीडोपोडिया कहा जाता है, तो वो किस में मदद करते हैं। देखो, सीडोपोडिया, ये जो बाहर की ओर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको निकले हुए, तो वो एक सीडोपोडिया कहलाते हैं, एक पादाब कहलाते हैं। तो वो किन में सहायता करते हैं? क्या केवल भोजन का आभास कराने में, क्या केवल भोजन पकड़ने में, क्या केवल गति करने में, क्या गति देने में और भोजन पकड़ने दोनों में करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट है। क्यों? क्योंकि भोजन को पकड़ने में भी और गति करने में भी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी जो अमीबा की मदद करते हैं वो सीडोपोडिया होते हैं। और हाँ, अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, वो अपना आकार कभी वो संकुचित करके थोड़ा सा अपने आकार को चेंज कर लेगा, कभी फैलाकर अपने आकार को चेंज कर लेगा। तो इस प्रकार से अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और अमीबा के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अमीबा कौन से जगत, कौन से किंगडम का भाग है? तो वो प्रोटोजोवा या प्रोटिस्टा आपने कभी सुना होगा। तो प्रोटिस्टा जो एक किंगडम है उसका एक सदस्य है अमीबा। इसके अलावा जो यूग्लिना है, पैरामीशियम है और ये प्रोटोजोवा है, तो ये सारे के सारे प्रोटिस्टा के संघ के अंदर, ये प्रोटिस्टा जगत के अंदर ही आते हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो वो है मानव उत्सर्जन के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिएगा। देखो, मानव का उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन, जिसे हम लोग कहते हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम पर स्टडी कीजिएगा। तो क्या हम लोग देखें, सबसे पहला पॉइंट है कि जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। देखो, पहले तो इसको हम लोग देख लें, इसमें पूछा क्या गया है। यहाँ पर देखें कि उपरोक्त कथनों में दी गई प्रक्रिया का सही क्रम लगाइएगा। देखो, हमें सही क्रम लगाना है बिल्कुल, जो भी एक एक्सक्रीशन से संबंधित है। जैसे हमने कोई पानी पिया, कोई भोजन खाया, तो उसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ थे या जो भी हानिकारक पदार्थ थे वो हमारे छन जाते हैं किडनी के द्वारा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके अलावा वो फिर जो प्यूरिफिकेशन हो जाता है वो चीज़ ब्लड में चला जाता है वापस। उसके बाद ब्लड जो बाहर जो यूरिन होता है हमारा, जो यूरिन के माध्यम से हमारे जो भी अपशिष्ट पदार्थ थे हमारे रक्त के अंदर या पानी के अंदर, वो बाहर निकल जाते हैं। ये तो एक थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से आपको बताया, जो हमारे साइंस के अंदर ये चीज़ी प्रक्रिया होती है। तो जैसे हम लोग इसके स्टेटमेंट की बात करें तो कौन सा इसमें सही जाएगा? ओके ओके, तो इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ई ऑप्शन पहले आएगा। क्यों आएगा ई ऑप्शन पहले? क्योंकि उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से मुक्त जो निस्यंदन के लिए वर्कों में पहुंचता है। देखो, वर्क में जाता है ना, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन इसमें डी में हमारा है। डी में दिखाया गया है कि उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जो भी हमारे उपयोगी पदार्थ होते हैं उन्हें रक्त में वापस दोबारा से ले लिया जाता है। उसके बाद इसमें है ऑप्शन सही ए वाला कि जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में, वृक्क मतलब जो हमारी किडनी होती है, किडनी में मूत्र के रूप में पृथक कर दिए जाते हैं। तो जल में जो घुले हुए हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्टेज मटेरियल होता है, वो हमारे मूत्र के रूप में पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद सी ऑप्शन इसमें राइट जाएगा कि मूत्र जो है वो वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। जो हमारा मूत्राशय होता है, यूट्रस जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद हमारा बी ऑप्शन राइट जाएगा कि मूत्राशय में जो संचित हमारा मूत्र था, जो एक ठहरा हुआ यूरिन था, तो वो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो वो है कि नीचे कुछ जीव दिए गए हैं और उन जीवों को देखना है कि वो इनमें से कौन से परजीवी वर्गीकरण के अंदर आते हैं। मतलब परजीवी मतलब पैरासिट, पैरासाइट जिसे हम लोग कहते हैं, जो किसी अपने भोजन के लिए किन्हीं दूसरों पर निर्भर होते हैं, उनके ब्लड को वो चूसते हैं। तो ऐसे कौन से परजीवी हैं? तो क्या यीस्ट है जी, क्या खटमल है, क्या जोंक है, क्या अमरबेल है, क्या शैवाल है, क्या जौ है, क्या छत्रक मशरूम है, क्या लाइकेन है?
तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा, तो इसमें एक तो चला जाएगा खटमल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें जोंक भी आ जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें अमरबेल एक प्रकार का पेड़ होता है जो एक परजीवी वृक्ष के अंदर आता है। ओके, उसके बाद है हमारा ये जुएं। ठीक है, तो यहाँ बी सी डी और एफ, बी सी डी और एफ, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल राइट। इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि कॉलम दिए गए हैं, नीचे दो कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम ए है और एक कॉलम बी है। तो वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी के अंदर जो है वो खोज दी गई है। तो एक साइंटिस्ट हम लोग देखेंगे कौन सा रिलेट करता है किसी भी एक डिस्कवरी से। तो यहाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो संबंध है वो किससे है, ऐसे करके प्रश्न है, तो हमें मिलान करना होगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है जिन्होंने पेनिसिलिन के टीके की खोज करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के। उसके बाद एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करी थी, ये तो पता ही होगा सभी को, है ना। उसके बाद लुई पाश्चर ने क्या किया था, किण्वन देखा था, किण्वन। रॉबर्ट कॉच ने किसकी खोज करी थी, रॉबर्ट कॉच ने खोज करी थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एंथ्रेक्स जीवाणु। एक दो जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया था उसकी खोज की थी रॉबर्ट कॉच के द्वारा। तो ये इसका बिल्कुल सही मिलान है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के टीके की खोज करी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की, लुई पाश्चर ने किण्वन की, और उसके बाद रॉबर्ट कॉच ने करी थी एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज। नंबर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिएगा। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं हमारे, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। जो हमारी सेल होते हैं दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं होता, ये वाली बात बोली गई है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सेकंड है कि एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं और दो कोशिकीय जीव होते हैं, तो एक कोशिकीय जीव के अंदर एक कोशिका ही सारा काम करती है, सारे फंक्शन करती है। ऑप्शन नंबर सी है कि नीले या नील हरी शैवाल जो होती है हमारी, तो नील हरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आती है। तो जी हाँ, ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि चौथे ऑप्शन में यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सही संगठित केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक झिल्ली के मतलब यूकैरियोटिक सेल तो पूरा विकसित सेल होता है, पूरा कंप्लीट सेल होता है, उसमें केंद्रक झिल्ली भी होती है और उसमें सुसंगठित केंद्रक भी होता है। इसलिए यहाँ पर ये नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन स्टार्टिंग के जो तीनों हैं वो बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पर ए बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। देखो, जब हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना के पीछे पर्दे पर बन जाता है। तो रेटिना पर जो वो प्रतिबिंब बना है वो लगभग कितने समय तक बना रहता है। तो क्या वो 1 सेकंड के लिए, क्या वो 1/5 सेकंड के लिए, या 1/2 सेकंड के लिए, या 1/25 सेकंड के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1/5 सेकंड। तो 1/5 सेकंड जो है उसके लिए ही प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है, इतने समय के लिए। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें, नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ABCD भागों का सही नामांकन कीजिएगा। यहाँ पर एक सेल स्ट्रक्चर है, इस सेल स्ट्रक्चर के अंदर 4 भाग दिखाई दे रहे हैं ABCD। तो इनमें से हमें पहचानना है कि A किसको निर्देशित कर रहा है, सी किसको कर रहा है, बी किसको कर रहा है और डी किसको कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, तो जो ए है, देखो ये पहली बात तो करें कि 2 तरीके के सेल होते हैं, एक तो प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। ये एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ना कि प्लांट सेल का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल्स जो है वो बहुत छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। वैक्यूल्स जो बड़े होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर होते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें हम लोग देखें ज़रा, तो इसका सही आंसर अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सा होगा, वो देखें इसका। तो हरी लवक तो हटा दीजिएगा, क्योंकि जो मैंने बता दिया सी पहले एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट तो होना ही नहीं, है ना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है, क्योंकि ए जो है वो निर्देशित कर रहा है कोशिका झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन को, बी कर रहा है रिक्तिका को, बी जो है वो रिक्तिका को दर्शा रहा है गोलाकार आकृति में जो आपको दिखाई दे रहे हैं सेल के अंदर स्ट्रक्चर, सी जो दिखा रहा है वो केंद्रक को दिखा रहा है, और डी जो है वो केंद्रक द्रव्य को दिखा रहा है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो एक द्रव्य होता है जिसे हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, तो डी जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म को दर्शा रहा है, सी केंद्रक को न्यूक्लियस को दर्शा रहा है, और हमारा जो बी है वो रिक्तिका को दर्शा रहा है, और ए जो है वो कोशिका झिल्ली को दर्शा रहा है, सेल मेम्ब्रेन को। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन को, तो वो है कि लोहे के एक ठोस आयताकार गुटका, कोई भी लोहे का एक ठोस आयताकार गुटका है हमारे पास में इस प्रकार का, को किसी मेज के शीर्ष पर, एक मेज के बिल्कुल ऊपर रख दिया गया हमने, ठीक है, तो मेज के शीर्ष ऊपर वाले भाग में रखा गया है, तो इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए, जो इसके विभिन्न फलक है वो मेज को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले करते हुए रखा गया है, तो विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। तो विभिन्न प्रकरणों के अंदर इनमें से जो लोहे का टुकड़ा है वो क्या आरोपित करेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समान बल और समान दाब, ऑप्शन नंबर सेकंड है समान बल और भिन्न भिन्न दाब, उसके अलावा ऑप्शन थर्ड है हमारा भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भिन्न भिन्न डिफरेंट फोर्स एंड परंतु समान दाब। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, देखो जब भी कोई भी ऐसा प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है सीटेट जूनियर के पेपर में, जब हमारी कोई टेबल है, कोई मेज है, उस मेज के ऊपर हमने क्या करा, हमने एक गुटका रख दिया लोहे का, और जब लोहे का जब हमने गुटका रखा तो उसके बाद वो क्या करेगा, समान बल जो है, समान बल लगाएगा उस मेज की सतह पर ऊपर, लेकिन भिन्न भिन्न दाब होगा, अलग अलग इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर होगा, दाब होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है चिकित्सा के क्षेत्र में, किसके, चिकित्सा मेडिकल के फील्ड में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने का आवृत्ति होती है। देखो पहली बात तो ये है कि जो हमारी ध्वनि तरंग होती है वो आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, और 3 प्रकार की कौन सी है? नंबर फर्स्ट तो हमारी है ऑडिबल, जिसे हम लोग अवश्रव्य कहते हैं, जिसकी आवृत्ति जो हो जाती है वो 0 से लेके 20 हर्ट्ज होती है। फिर होती है सेकंड नंबर पे श्रव्य तरंग, जिसे हम लोग ऑडिबल वेव कहते हैं, जिसकी आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। और तीसरे नंबर की होती है हमारी, जिसे प्राश्रव्य तरंग कहते हैं, जिसकी आवृत्ति जो होती है हमारी वो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो प्राश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है मेडिकल क्षेत्र में, मानसिक चिकित्सा में, या फिर हड्डियों के जोड़ के दर्द को ठीक करने में, या मसल्स की या नसों को खोलने के लिए इसी तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंग, जो प्राश्रव्य तरंग होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन को। ओके नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिएगा। जो कथन है हमारा उनका अध्ययन हमने करना है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है कि गुणसूत्र केंद्रक में स्थित होता है, गुणसूत्र जो है वो केंद्रक में स्थित होता है। तो उसके बाद है कि जीन गुणसूत्रों में स्थित होता है। फिर ऑप्शन नंबर सी है कि एक कोशिका जीव श्वसन तथा जनन करती है। ऑप्शन नंबर डी है कि कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना होता है। देखो यहाँ पर सही कथन हमें चूज करना है, तो कौन सा इसमें से सही कथन होगा। देखो जीन जो होता है वो गुणसूत्रों में होता है, ज़रूर है। देखो यहाँ पर गुणसूत्र जो है वो केंद्रिका में नहीं होकर केंद्रक में होते हैं, ये केंद्रिका शब्द है। यहाँ देखो एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है न्यूक्लियोलस। तो केंद्रक जो है हमारी इसी केंद्रक की केंद्रिका के अंदर, इस केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, ठीक है। तो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो बाहर की साइड होते हैं केंद्रिका से, यहाँ पर इस तरीके से। तो इसीलिए ये सेकंड ऑप्शन तो इसमें गलत हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। तो ए सी एंड डी इज द राइट है, ए सी एंड डी, ए एन सी डी, ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा, क्योंकि
ऑप्शन नंबर बी में है जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, जी सही है। उसके अलावा एक कोशिका जीव जो है श्वसन और जनन करती है, ये भी सही है। और जो इसके अलावा हमारा डी ऑप्शन है कि कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना, ये भी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिएगा। जो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उनका हमने अध्ययन करना है और इनमें से सही कथन को चूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता, जी बिल्कुल सही है। जो ड्राई होता है, जहाँ पानी की कमी होती है, शुष्क एरिया है, मिट्टी बिल्कुल रेतीली हो गई है, तो शुष्क परिस्थिति में बीज का अंकुरण नहीं होता है, ये तो बात माननी पड़ेगी आपको, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि पोषकों पादपों के विभिन्न भागों का स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग किसी भी पौधे के अंदर कोई पोषक पदार्थ डालते हैं और हमने उसमें पानी नहीं दिया है, कोई उसमें हमने नमी वाली मिट्टी नहीं थी, तो जब तक कोई पोषक पदार्थ नहीं घुलने का तो तब हमें वो पौधे को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए पौधे को पोषक तत्व प्राप्त कराने के लिए हमें उस पोषक तत्व को घोलना पड़ेगा मिट्टी के अंदर, और घुलेगा कैसे वो, जब तक उसमें पानी नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए पानी की आवश्यकता तब भी पड़ेगी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल हमारे सही जा रहे हैं, लेकिन सी ऑप्शन एक बार देख लो कि विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति में से मृदा के गठन में सुधार होता है, जी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और बी हमारा बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, ए और बी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है, इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर यह किन रंगों का प्रक्षेपण करेगा या प्रेक्षण करेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखें, क्या दोनों प्रकरणों में ये पीला ही रहेगा, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पीला हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसमें गुलाबी हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गीला हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। क्यों सेकंड राइट है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर जो हल्दी का पेस्ट हो जाएगा वो पीला हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर NaOH के अंदर यह लाल रंग का हो जाता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि क्षुद्रांत जो होते हैं हमारी, जिसे हम लोग आंत कहते हैं, आंत का एक भाग होता है क्षुद्रांत के दीर्घ रोम जिसे रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिएगा। तो जो नीचे दिए गए हमारे कथन है, स्टेटमेंट है, उनका अध्ययन हमने करना है। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्षुद्रांत या दीर्घ रोम क्या होते हैं। देखो जब हमारी छोटी आंत होती है ना, आप सभी को पता है कि भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, और जब संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहीं पर एक छोटे छोटे रंध्र टाइप के एक दीर्घ रोम होते हैं, जिनसे होकर एनर्जी जो हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर जाती है। जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊं पहले, वो स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि ये हमारी जो है वो छोटी आंत है का एक भाग है। इसके अंदर वाले हिस्से में हम लोग यहाँ पर गए, ये अंदर वाला हिस्सा ये दिखाई दे रहा है आपको। इस अंदर वाले हिस्से में हमने देखा ये विली है, विली। तो ये जो विली है ना, इसे ही दीर्घ रोम हम लोग कहते हैं। और ये विली को हम लोगों ने जैसे खोल के ओपन करके देखा, इस तरीके से तंतुनुमा संरचना आपको दिखाई देगी, प्राप्त हो जाएगी। और ये जो तंतुनुमा संरचना होती है, इसका संबंध जो होता है वो ब्लड वेसल से होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और इससे एनर्जी हमारे पूरे भागों में या फिर विभिन्न शरीर के भागों में पहुंच जाती है, ये ऊर्जा हमारी। तो ये एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इसका जो एक स्टेटमेंट दिया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें से कौन सा सही जाएगा क्षुद्रांत के बारे में, तो वो हम लोग देखेंगे ज़रा। तो ये इसका सही पॉइंट क्या है कि ये उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है और इनकी संख्या हजारों में होती है। ऊपर से देखो सेकंड ऑप्शन देखेंगे कि इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, जी हाँ बहुत बढ़िया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, इनमें
उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। जी हाँ, ये भी सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है कि इसमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर जाता है। देखो, भोजन इनसे नहीं गुजरता, इनसे सिर्फ एनर्जी जाती है, ऊर्जा जाती है। तो ए बी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी सी इज द राइट है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की। ओके, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, कुछ एक फूड प्रोडक्ट दिए गए हैं, उन्हें हमें देखना है। फिर ऊपर से नीचे दिया गया एक पॉइंट है कि आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला रंग प्रदान करेगा। तो क्या उबले हुए और पीसे आलू करेंगे, है ना? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि उबले हुए चबाए हुए चावल करेंगे? क्या ऑप्शन नंबर सी है कि रोटी ब्रेड का टुकड़ा करेगा? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि चीनी शक्कर का घोल करेगा? या फिर ऑप्शन नंबर ई है कि नारियल का तेल है? इनमें से वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा खाद्य पदार्थ है जो आयोडीन के घोल के साथ जब उनका परीक्षण किया जाता है तो वो नीला रंग देगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है बिल्कुल, और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। क्योंकि देखो, उबले हुए जो हमारे चावल होते हैं या उबले हुए जो एक आलू होते हैं और पिसे हुए जो आलू होते हैं, जैसे हम लोग और उसे हाथों से भींच देते हैं आलू को जब भींचे जाता है तो उस पर जब हम नमक डाल दिया जाता है तो वो नीले रंग का हो जाता है। इसके अलावा जो ब्रेड होता है, ब्रेड के ऊपर भी क्या होता है कि जब नमक डाला जाता है तो कुछ समय बाद वो भी नीले रंग का हो जाता है। तो हमारा ए और सी इज़ द राइट है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005, क्या एनसीएफ 2005 की सिफारिश के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तक में अधिक बल दिया गया है? अधिक बल क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर हम लोग जो देखें, फर्स्ट इसमें है कि रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित, रटा नहीं जाना चाहिए, ये वाली बात बोली जा रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमा रखनी चाहिए? क्या ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने के लिए, एक्टिव जो लर्निंग एक एक्सपेरिमेंट है वो या एक्सपीरियंस जो है वो प्रदान करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए और सी, ए बी और सी बी। ये जो हमारा ए है और ये जो सी है, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की जो पुस्तक है विज्ञान की या फिर जो ईवीएस की है, चाहे वो एसएसटी की है, उसके अंदर क्या बात बोली गई है वो है कि रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के ऊपर बल दिया गया है और छात्रों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराने के लिए भी दिया गया है। तो ए और सी इज़ द राइट है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र के विषय में पढ़ाने के लिए पाठ योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से किस पाठ या किसे पाठ योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों को संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरीके से करने में या समझने में सहायता मिल सकती है? तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो जिस समय एक गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र पढ़ाने के लिए पाठ योजना में शामिल करना चाहेगी? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि अच्छा गृह कार्य बनाना? ऑप्शन नंबर सेकंड है कि कक्षा में छात्रों को नोट लिखवाना? ऑप्शन नंबर थर्ड है कि छात्रों के क्रियाकलाप और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना? क्या ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ मानव नेत्र का निर्देशन करना? देखो, मानव नेत्र का निर्देशन करना ये तो चीज़ें चलो सही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उस क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों का या प्रश्नोत्तर का आयोजन करना भी सबसे बेहतर तरीका होगा, क्योंकि जिस समय प्रश्न किया जाता है तो बच्चे में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी और उसके बाद वो जिज्ञासा जब उसके अंदर उत्पन्न होगी तो वो ध्यान केंद्रित करेगा और फिर उसको ध्यान जब केंद्रित करेगा उसको बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इज़ द राइट है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह अनुशंसा या सिफारिश करती है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए किन के ऊपर या किन इनमें से किस में? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए,
ये बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा इसमें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करके करना, अन्वेषण रिसर्च करना या विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ध्यान रखेंगे कि विज्ञान को देखो ये माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करके सीखना, अन्वेषण करना, ये माना जाता है। तो विज्ञान शिक्षण के समय जो दीपिका है ना, एक टीचर, उसके दीपिका के द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयोगी है या फिर इन सभी मानदंडों को मान्य करता है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट करना, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि सामान्य रोगों को सामूहिक चर्चा करना, या ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें पर्यावरण समस्याओं पर वाद विवाद करना, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ध्वनि की प्रवृत्ति पर परियोजना बनाना। देखो ध्वनि की प्रवृत्ति, ध्वनि का नेचर कैसा है, ध्वनि का नेचर कैसा है पहले तो हम लोग ये देखेंगे। ध्वनि है क्या, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, ध्वनि की आवृत्ति कब कब बढ़ती है, कब घटती है, ध्वनि किन माध्यमों में चलकर धीमी हो जाती है, किन माध्यमों में चलकर ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक बहुत ही सबसे उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इस विज्ञान के प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना या अन्वेषण करने के ऊपर। ये ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट है। ध्वनि की प्रवृत्ति पर परियोजना या परियोजना कार्य करना। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि क्या कारण है कि रोल प्ले की तकनीक को सबसे प्रभावी माना जाता है। तो ऐसा क्यों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यह वास्तविक जीवन में किसी भी भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करता है, या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यह छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि यह अधिगम प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। तो एक रास्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखो सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन नंबर सेकंड। जब भी कभी किसी भी प्रश्न के अंदर ये ऑप्शन आ जाए कि यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रोल प्ले तकनीकी के अंदर छात्र जो है वो सक्रिय रूप से भागीदारी होते हैं अपने पाठ में, अपनी किसी भी लेसन प्लान के अंदर। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है, ज़रूरी उद्देश्य नहीं है, ये करके प्रश्न पूछा गया है। तो क्या वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित की जानी चाहिए, अच्छा है। उसके बाद है तार्किक सोच विकसित करना, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि तार्किक सोच को, लॉजिकल सोच को विकसित करना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर थर्ड है कि आवश्यक प्रतिक्रिया कौशल अर्जित करना, जी हाँ ये भी सही हो जाएगा, आवश्यक प्रतिक्रिया कौशल अर्जित करना। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये गलत हो जाएगा, ये गलत है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। उससे साइंस का क्या मतलब है भाई, साइंस से तो उसका कोई मतलब नहीं है ना कि प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना, वो तो कोई भी कर सकता है, आर्ट साइड हो, कॉमर्स साइड हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्य निम्नलिखित या सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं, सिफारिश कीजिएगा। देखो ध्यान रखेंगे कि वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए, लेकिन नीचे जो चरण दिए गए हैं वो एक सही अरेंज में नहीं दिए गए हैं, उन्हें हमें सही अरेंज में रखना पड़ेगा। सही अरेंज में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऑप्शन इसके सही देखने पड़ेंगे कौन सा इसमें सटीक जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। क्योंकि
समस्या की पहचान करना पहले देखा जाता है, समस्या की पहचान करना पहले होता है, फिर परिकल्पना करना, उस समस्या की परिकल्पना करना, उसके बाद है हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंकड़ों को एकत्रित करना, आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है, और परिकल्पना का परीक्षण करके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। देखो निष्कर्ष तो बाद में होता ही है, लेकिन सबसे पहले समस्या की पहचान करना भी होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल इसलिए सेकंड चला जाएगा। दोबारा से फिर देख लो कि वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरण होने चाहिए, लेकिन ये चरण नीचे थोड़ा सा ऑप्शन इनका अरेंज करके नहीं दिया गया, हमें अरेंज करके लगाना है। तो सबसे पहले हमेशा समस्या की पहचान आएगी, फिर परिकल्पना बनाना, उसके बाद हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसमें आंकड़ों को एकत्रित करना, फिर आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद परिकल्पना का परीक्षण करना, और उसके बाद हमारा चला जाएगा निष्कर्ष निकालना। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि हस्तप्रत क्रियाकलाप। जो भी हस्तप्रत क्रियाकलाप होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं हैंड ऑन एक्टिविटीज़, हाथों से करने वाली एक्टिविटीज़, परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। ये बात की जा रही है कि ये एक अभिन्न अंग होते हैं विज्ञान सीखने के, जो हस्तप्रत क्रियाकलाप होते हैं। तो इसमें से इसका मुख्य उद्देश्य या फिर एक इन अनुभवों में से मुख्य उद्देश्य कौन सा होगा? तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि छात्रों को हर समय व्यस्त रखना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर उपलब्ध कराना। इज द राइट है, बिल्कुल सही। देखो जब भी कभी ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे साइंस के अंदर या किसी भी ईवीएस के पार्ट के अंदर के विस्तारित अधिगम के लिए, मतलब अधिगम के फैलाव करने के लिए छात्रों को अवसर उपलब्ध कराना, तो ये एक हमारी सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है हस्त सिद्धि क्रियाकलाप की। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? तो फोटोसिंथेसिस के संदर्भ में कौन से कथन इनमें से बिल्कुल सत्य हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, या फिर इसमें स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट, कि इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। देखो जब पौधा ऊर्जा लेता है तो वो सौर ऊर्जा लेता है, सूर्य के प्रकाश से लेता है, और उसे वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देगा, क्योंकि केमिकल एनर्जी में उसे वो चेंज कर देता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O का उपयोग किया जाता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधा ग्रहण करता है और नीचे जड़ों से उसे पानी मिल जाता है, तो वो एक सही है, बिल्कुल CO2 और H2O का प्रयोग करता है। तो ए और बी इसका बिल्कुल सही आंसर चले जाएंगे, ए और बी बिल्कुल सही आंसर होंगे इस प्रश्न के। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है ओके बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो आरेख में दर्शाए अनुसार S1, S2 और S3 पृष्ठों का प्रकाश गिर रहा है। देखो कोई ये हमारी सतह है, इस पर एक कोई प्रकाश आता है, कोई लाइट गिर रही है, और वो लाइट गिरने के बाद फिर रिफ्लेक्ट करेगी, ये तो आप लोग मानोगे। उसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ ये आपतन किरण दिखाई गई है या आपतित किरण दिखाई गई है, जिसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे दिखाई गई है। तो इसमें पूछा गया है कि पृष्ठ जिन पर आपतन कोण परावर्तित कोण के बराबर है वह कौन से हैं? तो अभी हमें परावर्तित कोण तो निकालने पड़ेंगे ना आपतन कोण से भी। तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण के बाद जहाँ पर कोई आपतित किरण आती है, ये जिस तरीके से वहाँ पर उसी जगह पर एक अभिलंब बन जाता है, ये तो आपको पढ़ाई होगा कभी। तो ये जो अभिलंब बन गया उसी से यहीं से होकर इसी तरीके से एक परावर्तित किरण गुजर जाती है, मतलब जिस माध्यम से आपतित किरण आई थी उसी माध्यम में परावर्तित किरण निकल जाती है। और यहाँ पर एक अगर ये एंगल बन रहा है तो आपतन कोण कहलाएगा, और ये वाला एंगल बन रहा है इस साइड में तो ये परावर्तन कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इनमें से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कौन कौन से होंगे, तो ये करके पॉइंट है। ये तो केवल आपतित किरण दी गई है, फिर यहाँ से हम लोग परावर्तित निकालेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ठीक है, ये चित्र दिखाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सेम आएंगे, जिस प्रकार से आपतित किरण आ रखी है ना इस चित्रों में, तो उसी प्रकार से आपतन कोण भी इन्हीं के बिल्कुल बराबर निकल कर जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जिन आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर है वो हमें छांटने हैं। क्या S1 S2 चित्र में है, क्या S1 ये हमारा 3 चित्र है यहाँ पर,
क्या यहाँ पर इसका सही आंसर देखो, वैसे तो सही होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही चला जाएगा, क्योंकि सभी तीनों पृष्ठों में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये बिल्कुल बराबर होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक उपयोगी हैं। और आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।